गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो कल के वीडियो से कनेक्ट है। कल हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे थे। एक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर या इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे कि हम इन फॉर्मूले की समझ को और अपने अंदर बढ़ा पाएं कि वो कैसे अप्लाई होते हैं। तो ठीक है, तो बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें और इसको ध्यान से देखें, है ना, लास्ट तक देखें। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके अंदर जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा एकेडमिक लेवल पर, और किसी भी लेवल पर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स को लेके हो जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला कल हमने जो सीखा था उसको मैं एक बार यहां लिख दूं। तो एक फॉर्मूला हमने सीखा था F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई, है ना, न्यूटन। हियर F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, विच एक्ट on the charge particle inside इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फोर्स तो आपने बोल दिया, फोर्स बोल के निकल गए, ऐसा नहीं है। वो फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा, और वो कब लगेगा? उस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। क्यू क्या है? क्यू क्या है? वो चार्ज पार्टिकल है। क्यू क्या है? वो चार्ज पार्टिकल है, और उसकी यूनिट न्यूटन में होनी चाहिए, सॉरी कूलम में होनी चाहिए, है ना। माइंड में क्या चल रहा था? और इसकी यूनिट न्यूटन में, ऐसा यूनिट न्यूटन। और ई क्या है बेटा? ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी यूनिट मैंने आपको कल बताई थी, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर। तो वोल्ट अपॉन मीटर आफ्टर सम टाइम आपको आपकी जिंदगी में आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अभी तो वैसे प्रॉब्लम एक्चुअली में इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इनसाइड इन यूनिफॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के ऊपर प्रॉब्लम अभी बेस्ड है, लेकिन मैं तब भी यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ, जिससे कि आपको पता लगे आगे की कहानी किन से रिलेट है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जहां आप जानते हो कि कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, कोई पॉइंट चार्ज है क्यू जो कि O पॉइंट पर प्लेस है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, उस P पर इस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका ये फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्शन सबको याद है। डायरेक्शन क्या थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो E के अलोंग लगेगा फोर्स, नेगेटिव चार्ज है तो E के अपोजिट लगेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन और लिख देते हैं। डायरेक्शन क्या थी? 4 + Q अलोंग E एंड -Q अपोजिट टू E, अपोजिट टू E, ठीक है, क्लियर। और यहां पर +Q है, यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम, और सब आपको पता है Q ये है, R डिस्टेंस उस पॉइंट की, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 4 + Q अवे फ्रॉम E, अवे फ्रॉम चार्ज, सॉरी अवे फ्रॉम चार्ज, और -Q टुवार्ड्स चार्ज, ठीक है। ये हमारी, चलो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, और आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो बाय डेफिनेशन आया था, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है
है ना, वो बाय डेरिवेशन आया था। ठीक है, जिसे हमने ड्राइव किया था, तो एग्जाम में कभी कभी उसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। अच्छा, मैंने अभी ई और आर का ग्राफ नहीं बनाया है, वो मैं जब बनाऊंगा, जब मैं भी पढ़ा दूंगा आपको, तो मैं वहीं पर कंपेयर करके आपको बताऊंगा भी और ई की। जितनी भी यहाँ पर ग्राफ की चीजें हैं रह गई हैं, वो भी के साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, रिलेशन में, तो वहां पर आ जाएगा वो ग्राफ, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना कि सर आपका वो ग्राफ छूट गया है, वो मुझे पता है, ठीक है ना, कि क्या छूटा है। तो आपको कोई चीज़ की स्ट्रेस नहीं लेनी है, छूटने की कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है एक एक टॉपिक पूरा कराया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। बस आपको क्लास में बने रहना है उसी तरीके से जिस तरीके से आप कोचिंग में बने रहते हो अपनी में। रेगुलरिटी से वीडियो देखना है, रेगुलरिटी से आप डे बाय डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट पाओगे, ये भी गारंटी है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का है, जैसा कि आपको पता है, मैंने स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी के लेके यहाँ पर डाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था बेटा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर कितना है और उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहती है। तो हमारे लिए हेडेक खत्म होगी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों चीज सेम होंगी। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी भी दी है, तो हम लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो ई कितना गिवन है, 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और जो एरो है वो ई का डायरेक्शन बता रहा है। फिगर ए में आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है और फिगर बी में नीचे आ रहा है, तो वो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फिगर ए, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। मतलब ए फिगर की डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, एंड प्रोटॉन फॉल्स, अच्छा पहले इलेक्ट्रॉन को फॉल किया था, अब प्रोटॉन को फॉल्स कर रहे हैं। द सेम डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस चले। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, है ना। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर। क्लियर है ना। चलें आगे बढ़े। तो आगे हम बढ़ने से पहले मैं इसका जनरलाइज एक डेरिवेशन कर रहा हूं, जिससे कि हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। ठीक है ना, तो मैं जनरलाइज डेरिवेशन कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मान लो माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, है ना, और ये माइनस माइनस माइनस। ये क्या है बेटा, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं एक्चुअली में, और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आगे जाके हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स दी हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चलो, मैंने अब ई वाला प्लेट्स का सिस्टम ले लिया है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ई के डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ई का मैंने ये डायरेक्शन बना दिया। मैं मान लेता हूं इसमें एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, प्लस क्यू, अंडर ग्रेविटी गिर रहा है। ठीक है, विद दैट फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है यू इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो अंडर ग्रेविटी में यू इक्वल टू जीरो होगा। तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है यू इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटीज की जीरो है। ये टी इक्वल टू जीरो पर मैंने इसे छोड़ा। आपने थोड़ी तो 11th क्लास पढ़ी होगी। आफ्टर सम टाइम ये चलेगा यहाँ पर तो ये इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन लगेगा। क्या एक्सेलरेशन लगेगा, अब एक्चुअली में इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, इसके मास के कारण mg और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स। बट mg को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो फोर्स उसके कंपेयर में बहुत ही कम होता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेयर में बहुत कम होता है। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बता, प्लस क्यू है तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, प्लस क्यू है तो इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा एफ ई। तो अभी पढ़ के आए हैं कि कितना फोर्स लग रहा होगा, क्यू इंटू ई। ठीक है ना, तो हम पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज एफ इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये लगेगा, मैं जनरल कर रहा हूं इसलिए, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ,
न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बोल बेटा, F इक्वल टू एम ई, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्सेलरेट होगा ए से, तो ए इक्वल टू एफ बाई एम, तो यहां से आ जाएगा ए इक्वल टू एफ ई वाई एम, तो क्यू ई वाई एम, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब तुम्हें पता है कि इसकी वेलोसिटी बदलने का रीजन क्या है, इसका एक्सेलरेशन, क्या है इसका एक्सेलरेशन। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दें, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया होगा बेटा, सर यहाँ पे टाइम हो गया होगा टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू टी टाइम हो गया होगा, बिल्कुल सही। मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूं बोलो, है ना, अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन। इसकी बदल देते हैं इसको, स्पष्ट, अकॉर्डिंग टू मोशन इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी जब हम पुट करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, v इक्वल टू आ जाएगा u जीरो है, ए क्यू ई वाई एम है और t ये रहा, तो v इक्वल टू कितना निकल के आ गया, v इक्वल टू आ गया क्यू ई वाई एम इंटू टी। ऐसे ही मैं देखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूंगा आपके लिए, ध्यान रखना, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूं। 12th क्लास के हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम भी हम ऐसे ही करेंगे। हमसे पूछा क्या, ये देख लो, टाइम पूछा है सेम डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस उसने दी है क्या, नहीं दी है, कंपेयर करनी है, डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर दी है बेटा, ऊपर देखो डिस्टेंस दी है, तो जो तो भी आ गया, अगर आपको भी निकालना होता तो। अभी यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्टेंस भी चला, जनरल कर रहा हूं मैं इसलिए, है ना, सारी चीजें सब चीज बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है, पैरेलल चल रहा है इसलिए। अब ये हमें क्या निकालना है, इस हाइट को निकालना है, तो आप जानते हो अगेन मोशन इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है ये वाली इक्वेशन, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन को जब हम यहाँ लगाएंगे तो एस की जगह आ जाएगा एच, आपको पता है कि नीचे मोशन हो रहा है तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, है ना। काइनेमेटिक्स के अंदर आपको पता है इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो साइन कन्वेंशन लेते हैं, अगर हम विदाउट वेक्टर मतलब वेक्टर फॉर्म यूज नहीं कर रहे तो पॉजिटिव कहाँ रहेगा नीचे और नेगेटिव कहाँ रहेगा ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको इतना बताया गया होगा कि मोशन के अलोंग पॉजिटिव लेना है और मोशन का अपोजिट नेगेटिव लेना है, ये सबसे बेस्ट साइन कन्वेंशन होता है। तो तुम देख रहे हो जितनी भी क्वांटिटी है सब मोशन के अलोंग आ रही है, ए भी मोशन के अलोंग आ रहा है, फोर्स भी मोशन के अलोंग आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी मोशन के अलोंग आ रहा है, समझ में आ रहा है। एच क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस कहां से कहां, नीचे ऊपर से नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट भी मोशन के अलोंग आ रहा है, तो सारी चीज पॉजिटिव है, टेंशन नहीं है यहाँ पर। तो एस की जगह प्लस एच, यू की जगह जीरो तो जीरो हो जाएगा, टी चलाई गया हाफ, और ए कितना है क्यू ई वाई एम टी स्क्वायर, तो यहां से टी कितना निकल के आ गया अंडर रूट, देखो ध्यान से 2mh अपॉन क्यू, तो ये आपका टाइम भी निकल के आ गया, ठीक है। तो अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा है, तो मतलब इस पे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए बताया है कि ये बिल्कुल 11th क्लास से कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो ये है उसका जनरल फॉर्म। अब हमें कंपेयर करनी है दोनों की, दोनों में टाइम कैलकुलेट करना है, तो बस क्या हो जाएगा टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो दोनों का टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं जरा यहाँ पे इसको डार्क कर लूं, है ना। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या था अंडर रूट 2mh अपॉन क्यू ई, तो अंडर रूट 2m की जगह ई, एच सेम है अपॉन क्यू ई, क्यू की जगह ई, क्योंकि इसका तुम जानते हो चार्ज कितना होता है ए। अब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के लिए इसलिए पढ़ाया जाता फंडामेंटल पार्टिकल में, अगर नहीं भी दिया हो तो तुम्हें पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, जिसे अप्रोक्स हम कितना ले सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg ले सकते हैं। हाइट उसने एग्जामिनर ने कितनी दी, 1.5 सेंटीमीटर, शायद आप देख सकते हो 1.5 सेंटीमीटर, जिसे हम किसमें बदल लेंगे मीटर में, तो 1.5 सेंटीमीटर को हम मीटर में, ये ध्यान रखना यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए कभी भी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो हमने ऐसा यूनिट में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं। ई आपको सबको याद है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम,
और ई भी सबको याद है, ई सबको याद नहीं, सॉरी, ई दे रखा है। ई कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हमारे पास टी में वैल्यू रखनी है, तो टी इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। तो टी इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? √2 9 इंटू 10⁻31 H 1.5 इंटू 10⁻2 और अपॉन E 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू E 2 इंटू 10⁴। अब इसको अगर एकेडमिक वाले बच्चे सॉल्व नहीं करना जानते तो कैसे सॉल्व करोगे आप? वो देखो, हमेशा पहले 10 की पावर को सॉल्व करना है, हमेशा 10 की पावर को सॉल्व करना है। तो 10 की पावर को सॉल्व करो पहले। तो देखो ये 2 से 2 तो सिंपली कट रहा है, तो इसे छोड़ दो। 1.5 और 1.6 लगभग सेम है, तो हम इनको उड़ा सकते हैं। अप्रॉक्स आंसर देते हैं जनरली, है ना, लगभग सेम की वजह से उड़ा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं उड़ा रहा होता है ना। तो अप्रॉक्स आंसर अपन लाएंगे क्योंकि कैलकुलेटर नहीं चलता है। तो 10⁻31 और -2 पावर ऐड हो जाएंगी, -33, -90 में से 4 गया तो -15, तो ऊपर बचा है 9 इंटू 10⁻³ अपॉन नीचे बचा है 10⁻⁻15। अब आप जानते हो ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, उसमें से मतलब सब्ट्रैक्ट होगी, तो कितनी कट जाएगी एक तरह से, तो कितना बचेगा? 33 में से 15 गया तो कितना बचेगा बेटा? -18, इतना बचेगा। ठीक है ना। अब तुम आराम से देख पा रहे हो कि उसका जो अप्रॉक्स आंसर आया है, ये अप्रॉक्स ही चल रहा है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे काट दिया 1.5 और 1.6 को। ठीक है, तो अप्रॉक्स कितना? 9 का अंडर रूट होता है 3 और 10⁻18 का अंडर रूट हो जाएगा 10⁻9। तो लगभग इतना सेकंड टाइम इसका आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को गिरने में इतने टाइम, मतलब इतनी हाइट तक गिरने में उससे लगेंगे लगभग 3 नैनो सेकेंड। तो ऐसा आंसर भी दिया होगे एकेडमिक में तो वो मान लेगा, मान नहीं होगा वो, बस ये साइन जरूर लगा लेना आप, है ना, अप्रॉक्स वाला, कि मैं अप्रॉक्स आंसर निकाल, क्योंकि आप भी जानते हो परफेक्ट आंसर अपन निकालने के लिए कैलकुलेटर चाहिए और फिर वरना टाइम कंज्यूमिंग है फिर वो। देख लो सभी लोग, समझ में आ गया होगा। अब यही काम किसके लिए करना है? प्रोटॉन के लिए। अब प्रोटॉन के लिए मैंने सब कुछ बता रखा आपको। m प्रोटॉन कितना होता है? 1.673 इंटू 10⁻27 kg होता है, जिसे मैं अप्रोक्स कितना लिख दूंगा? 1.6 या 1.7 लिख लो, 1.6 ही लिख लेते हैं, 7 kg, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि आगे जाके कट जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसा। m प्रोटॉन हो गया। E यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है ना, क्यू प्रोटॉन इक्वल टू प्लस ही होता है, याद तो करो आप, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना ही होता है, इसलिए मैंने 1.6 लेगा, कट जाए। और तो सब सेम है, तो टी प्रोटॉन अंडर रूट 2 m प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 h सेम है, h 1.5 इंटू 10⁻2 अपॉन ई कितना बेटा? ई हमारा है 1.6 इंटू 10⁻19 और ई स्मॉल ई और कैपिटल ई 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो देखो इजीली कट रहा है, 2 से ये 2 कट गया बेटा, ठीक है, 1.6 से 1.6 कट गया, ऊपर ओनली बचा है, क्या बचा है? 1.5 इंटू 10⁻27 में से 10⁻2 ऐड हो जाए और -29, और जो 10⁻19 में 4 गया 10⁻15, तो 29 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 29 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 14, तो 1.5 इंटू 10⁻14 है ना। अब 14 का तो 7 बार आ जाएगा और जो लगभग 0.4, मतलब अगर इसका अपन 0 कंपनसेट करें तो 15 अपॉन 10 नीचे जाएगा, वो 10 ऊपर आएगा, 10⁻15 हो जाएगा दोबारा से, ठीक है ना। तो दिक्कत तो हमारे लिए यही है, तो एक्चुअली में इसका 1 0 और बढ़ाएं तो 150 इंटू 10⁻16 हो जाएगा, है ना।
क्यों, 10 का नीचे मल्टीप्लाई, 10 के ऊपर तो 150 10 वाला और नीचे वाला 16 हो जाएगा। तो 150 किसके अप्रोक्स होगा, 144 12 होता है, ठीक है ना, और 169 13 होता है ना, अंडर रूट 144 12 का होता है और अंडर रूट 169 किसका होता है, 13 का होता है ना। तो इसका मतलब ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो 12 पॉइंट समथिंग। तो अप्रोक्स क्या लिख दे इसको अपन, अप्रोक्स क्या लिख दे बेटा, 12 लिख देते हैं, है ना। तो अप्रोक्स 12 इंटू 10 टू दी पावर -8। अब चाहो तो आप इसे 10 के फॉर्म में, यानी 10 नीचे ले आओ तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो अगर इसे मान लो आप नैनो में लिखना चाह रहे हो, किस में लिखना चाह रहे हो, नैनो में, क्योंकि ये भी आंसर नैनो में है। तो नैनो के लिए आपको एक जीरो और चाहिए, तो एक जीरो का नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर किया तो 10 - 9 बन गया, तो 120 नैनो सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि प्रोटॉन को, क्या देख रहे हो आप बेटा, प्रोटॉन को कितना टाइम लगा, 129 नैनो सेकेंड, और इसको कितना लगा, 3 नैनो सेकेंड, ठीक है ना। तो ये दोनों का टाइम आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 टू द पावर -3 kg एंड हैविंग अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम। एक वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है, इसका मास दे रखा है कितना, 10 टू द पावर -3 kg, और इस पर चार्ज दे रखा है कितना, 5 माइक्रोकूलम। और आपको सिखाया गया था कि माइक्रो में होता है 10 टू द पावर -6। माइक्रो का मतलब क्या होता है डियर, 10 टू द पावर -6। तो कूलम में बदल लिया, ऐसा ही बदल लिया। अब आप दिमाग से बताइए कि इस वाटर ड्रॉप को, इस वाटर ड्रॉप को नीचे कौन लाएगा, इस वाटर ड्रॉप को नीचे लाएगा वेट, इसका ग्रेविटी, उसका वेट कितना होता है, mg, ठीक है। अब वो यही कहना चाह रहा है, हमको पता है ये कौन सी क्लास से, -2 न्यूटन, यानी इस पर नीचे की साइड एक फोर्स लग रहा है, कितने का, 10 टू द पावर -2 न्यूटन का, जो इसे काम मूव कराएगा नीचे। अब वो कह रहा है बैलेंस करना है इसको, सब है ना, इसको क्या करना है, जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप। जस्ट सपोर्ट का मतलब होता है बस चले ना, तो चले, इसको रोक, मतलब चलने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर ड्रॉप पर उसने कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज पर आप जानते हो हमें ऊपर फोर्स लगाना है, तो ऊपर फोर्स लगाने के लिए ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, ये आपको बताया गया है। तो F इक्वल टू QE, ठीक है ना। तो F इक्वल टू Q इंटू ई, Q कितना है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू ई, है ना, न्यूटन। तो ये भी हमारा कितना हो गया, न्यूटन। अब फोर्स है ना, फॉर इक्विलिब्रियम या सपोर्ट फॉर इक्विलिब्रियम और जस्ट सपोर्ट, इसी को जस्ट सपोर्ट बोल सकते हैं। सपोर्ट कर रहा है, नीचे नहीं जाने दे रहा है ना। दोनों फोर्स क्या हो जाना चाहिए, इक्वल, F इक्वल टू W। बिल्कुल, ये आपके माइंड से चलिए, पूरी फिजिक्स फील से चलती है और बस उसमें मैथ लगा दो, है ना। Q इंटू ई इक्वल टू mg, ठीक है। तो Q इंटू ई यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू ई, और mg 10 टू दी पावर -2, ठीक है। ये आप इसको लिखते भी नहीं क्योंकि अपन ने पहले ही लिख चुके हैं इसको, तो ठीक है, क्योंकि 2 बार टाइम बर्बाद करो, ऊपर बता चुके हैं, -10 टू 6 ई और ये 10 टू दी पावर -2। तो 10 टू -6 से 10 टू -2 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 टू दी पावर +4 हो जाएगा। बताओ कैसे, ये नीचे गया होगा फिर ऊपर आ 4 हो गया हो, तो ई कितना आ गया, 10 टू दी पावर 4/5। अब जानते इसको 100 कर लो या 10 कर लो, 10, तो 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन लिख दो अपवर्ड। तो दोनों चीज हमेशा ध्यान रखना,
एग्जामिनर ना पूछे तब भी ऐसी चीजें बता के आ जाया करो, है ना, कि ई लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बेटा आपको। अगला है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, सॉल्व। सॉल्व, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। अब किसको बैलेंस कर रहा है? ऑयल ड्रॉप को। जैसे यहां वाटर को किया, बट एक नई चीज बोल दी, वोल्टेज। अब ये वाला क्वेश्चन अभी एक्चुअली में नहीं देना था, लेकिन चलो इन लोगों ने यहां डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन इसको कर लेंगे, है ना, क्योंकि आगे की नॉलेज लग रही है इसलिए। तो बोल क्या रहा है वो समझते हैं अब। ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑयल ड्रॉप पर 10 इलेक्ट्रॉन है, व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच इज 5 mm अपार्ट, द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप दिस। तो कैपेसिटर प्लेट आई मैं थोड़ी देर पहले ही बताई थी आपको, ये कैपेसिटर प्लेट है, मान लो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब जरा दिमाग से देखो, 10 इलेक्ट्रॉन है उस पर, इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इस तरीके से लूंगा, ठीक है ना, तो बैलेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा लगेगा, तो इसको मुझे कैसा लेना पड़ेगा? ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसका जो बीच का डिस्टेंस है प्लेट्स का, वो कितना है? 5 mm, 5 mm। इस तरीके से एग्जामिनर को बढ़िया अच्छे से बता के आएंगे आप। 5 × 10⁻³ डायग्राम जरूर बनाया करो, डायग्राम से फील होती फिजिक्स। आप भले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना बनाए, एकेडमिक में तो जरूर बनाए। अब एक ऑयल ड्रॉप को मैं ले रहा हूं यहां, ऑयल ड्रॉप। ये क्या है? ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? इस पर 10 इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, और इसका मास कितना है? इसका मास है, कितना मास है इसका? 3 × 10⁻⁻16 kg। अब मास के कारण आपको पता है इस पे क्या लगेगा? इस पे लगेगा सर वेट, कितना? W। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना कह रहा है ना, कितना वोल्टेज चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। वोल्टेज क्यों बोल रहा है अभी समझ में आ जाएगा, बट पहले बताओ बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए हमको। तो ऊपर फोर्स कौन लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इधर। अच्छा, ये हमसे थोड़ा गलती हो गया है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नीचे लेना पड़ेगा, तभी तो ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? निगेटिव। ठीक है ना, आप जानते हो 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज रखता है? निगेटिव चार्ज रखता है। तो हमने पहले से ही बनाया था डियर, ये पॉजिटिव ऊपर ले लेते हैं और नीचे बेटा क्या ले लेते हैं? निगेटिव, है ना। पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है, पूरा रफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एरो ये नीचे लग जाएगा। देखो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा छोटा मोटा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? डाउन। तो आप देख रहे हो जब पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाया, और जब नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करने के लिए नीचे लगाया, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में आपको ई दे रखा था, इस क्वेश्चन में ई दे रखा था, डायरेक्ट दे रखा था, नहीं पूछा था, सॉरी पूछा था, यहां भी नहीं दे रखा। अब यहां पर हमें ई निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि वो क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है वी के बारे में पूछ रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन को कर लें। तो फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर अभी आपने बताया है कि एफ ही जो होना चाहिए वो डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा। और सर एफ ही का फॉर्मूला मुझे बताया गया है क्यू इंटू ई। आप तो फॉर्मूले के साथ चला करो। डब्ल्यू सर हमें पता है mg। क्या आपको क्यू पता है? हाँ नहीं पता सर, इलेक्ट्रॉन पता है। तो सर मैं ये भी जानता हूं कि आपने सिखाया है पहले वीडियो में जब चार्ज एंड चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि किसी भी बॉडी पर किसी भी सिस्टम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो तो क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू ई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, mg। अब एक्चुअली में हमें ई नहीं निकालना है, हमें निकालना वोल्टेज। तो पहले हम ई निकाल के रख लेते हैं। तो ई क्या आएगा यहां से?
mg अपॉन एन सर। अभी हाल फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ ई आएगा। बिल्कुल कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। आगे अब एक चीज पढ़ना पड़ेगी आपको कि रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, है ना, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो ई और वी में एक रिलेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ई इक्वल टू जो हो जाएगा यहां पर, ई इक्वल टू जो हो जाएगा वी वाई डी। जब आप पढ़ोगे उसको प्रूव भी करूंगा मैं, है ना, कि ई और वी में क्या रिलेशन, कैसे होता है ये रिलेशन। तो अभी के लिए आप इसको थोड़ा सा ही समझ लो, आगे की चीज है तो मुझे इसे रटना है। तो ई इक्वल टू वी वाई डी, तो यहाँ ई की जगह क्या आ जाएगा, वी वाई डी एम जी अपॉन एन। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई सर एम जी डी अपॉन एन। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, वैल्यू पुट करने से पहले उसका फॉर्मूला जरूर ड्राइव कर लो। ये समझ आपको जिस दिन आ गई, आप समझ लो आपके फिजिक्स में मार्क्स अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा, एरर होने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है कि हम कभी कभी वैल्यू क्या हो जाती है, कट जाती हैं, तो हम वैसे ही फालतू पुट करके कैलकुलेट कर रहे, तो लास्ट में जब पूरा डेरिवेशन हो जाए तब वैल्यू पुट करें। तो अब हमें पता लग गया हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, वी निकालने के लिए हमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करना है बस, ओनली क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना। तो v इक्वल टू एम कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻16। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप जानते हो वैल्यू पुट आप कर लोगे 10, और d कितना है 5 इंटू 10⁻³ हो रहा। n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, और आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, आगे समझ। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 कट गया बेटा, 10 से 10 उड़ गया। अभी क्या बचा, 10⁻16 से 10⁻19 गया तो -3, और 10⁻³ से 10⁻³ भी कट गया। अब ओनली आपके जीवन में केवल दो चीज बची, 3 5 15 अपॉन 1.6 ये बचा है। ठीक है ना। अब आप जानते हो कि ये हो जाएगा 150 अपॉन 16। ठीक है ना, 115 अपॉन 16। आप चाहो तो इसको काट सकते हो थोड़ा सा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और 2 8 जा 16। अब आप 8 का डिवाइड लगा दो इसमें, तो आप जानते हो 8 9 जा 72। ठीक है, 3 बचेगा तो 3 थर्ड पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 8 3 जा 24, तो 9.3 वोल्ट। यानी इतना आपको इस पर क्या लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था डियर, ये तो हमने वैल्यू पुट की है। तो ये कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगी, अगर इससे डर लगता है तो मैक्सिमम आप इसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें, है ना। जब आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े थे तो आपने वहां पर इसको कैलकुलेट करना सीखा होगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताया। यहाँ पे दो चीजें गौर करने वाली हैं। अगर हमें किसी पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है, किसके अगेंस्ट, mg के अगेंस्ट, तो हमें अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ा। और जब हमें किसी निगेटिव बॉडी को क्या करना है, बैलेंस करना है, किसके अगेंस्ट, w mg के अगेंस्ट, तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि उसका चार्ज का नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमें बताया गया है और हमें समझाया गया है कि निगेटिव चार्ज पर कहां लगता है फोर्स, ई के अपोजिट, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन है, अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 1880 mg, ओके, एंड कैरिंग अ चार्ज 2 into 10⁻8 कूलम इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 किलो वोल्ट पर मीटर है वो। ठीक है, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो अपन करने की कोशिश करते हैं। एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्लास एकेडमिक के लिए बनी हुई है ना। लेकिन मैं इतना जरूर समझा दूंगा इसमें कि आपको फोर्स लगाना और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले लगाना अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाना आने लगेगा। अब कॉन्सेप्ट कितना डीपली आपने समझा है उस पर डिपेंड करेगी आपकी आगे की जर्नी। ठीक है, चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, तो पेंडुलम आप जानते हो अच्छे से, मैं पहले ऐसे बना देता हूं। ये हमने एक, ठीक है, पेंडुलम बॉब ले, इस पेंडुलम बॉब का मास जो है वो कितना दे रखा है, 80 mg।
80 mg को आप तुरंत कन्वर्ट कर लेना, मिली को हम क्या लिखते हैं 10⁻³ और ग्राम को केजी में बदलोगे, है ना, मिलीग्राम है ना ये, तो मिलीग्राम को केजी में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, के के लिए क्या जाएगा, पहले तो मिली हटाया आपने, ठीक है, फिर के लाना यहाँ, तो 10⁻³ ऊपर दिया होगा, 10⁻³ नीचे दिया होगा, ठीक है, वो 10⁻³ नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶ kg। ये देखो ये सब चीज सीखी है 11th क्लास में नहीं सीखी है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आने से, देखो मिली हटाया पहले तो 10⁻�3, फिर यहाँ के लाना है, के क्या होता है 10⁻3, तो 10⁻3 ऊपर 10⁻3 नीचे, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, वो तो के बन गया, करके दिखा देता हूँ जिसको नहीं आ रहा है, मिली हट गया तो जैसा हो गया, ठीक है। अब के लाना है तो 10⁻³ ऊपर और 10⁻³ नीचे, तो ये वाला 10⁻³ को तो के लिख दिया, ये 10⁻³ ऊपर पहुंचेगा तो 80 × 10⁻⁶ kg। अब समझ में आ गया कैसे आया, तो जिसको नहीं आ रहा वो यहां देख लेना, ठीक है, आ जाओ, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁵ kg। चलो, तो अभी क्या हो रहा है, इस पर चार्ज भी है, चार्ज कितना है इस पर, चार्ज दे रखा है इस पर 2 × 10⁻⁸ कूलम, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ये तो सेम सही दिया 2 × 10⁻⁸ कूलम। अब हो क्या रहा होगा इन दिस केस, अभी आपको पता है कि इस पर क्या लगेगा वेट, ओके सर। अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो, और स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं, तो टेंशन लगेगा, यानी स्ट्रिंग भी इसको खींचेगी, ठीक है, बॉडी पर स्ट्रिंग ने टेंशन ऐसे लगाया है और स्ट्रिंग पर बॉडी ने ऐसे लगाया है ना, तो अभी हम चार्ज बात कर रहे हैं किसकी, बॉडी की, ठीक है ना, इसकी। अब क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म, ये लिखा है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे बोलिए, जो बोल रहा है उसको कर दो पहले। तो जैसे ही हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो सर आपने बताया था, क्या बताया था बेटा, मैंने ये बताया था कि जैसे ही कोई चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगी तो उस पर एक फोर्स लगेगा, तो आप जानते क्यू पॉजिटिव, जब तक नेगेटिव नहीं बोल रहा तब तक हम पॉजिटिव मानेंगे, तो इस पर ई के अलोंग ही क्या लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, एफ ही लगेगा, इस तरीके से फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस बॉब पर 3 फोर्स लगे, तो इस फोर्स के कारण ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, क्या कर जाएगा, मूव। तो हम जब वो ये मूव कर जाएगा तब वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इस पर टेंशन कितना होगा, उस केस में टेंशन कितना होगा, तो कहां मूव करेगा मुझे नहीं पता, मैं यहां पे इसका डायग्राम दूसरा बना रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन फील हो गया, तो क्वेश्चन में डायग्राम इस तरीके से द्वारा बनेगा, तो पहले ये यहां था इस लोकेशन पर, बट ये अब मूव कर गया और यहां आके रुक गया, यहां आके रुक गया, यहां तो नहीं रुकेगा, ये तो गारंटी हो गई, क्योंकि किसी चीज को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों को तो कैंसिल आउट कर सकते हो आप, चलो ये कैसे कैंसिल आउट होगा, तो ये ले लिया, ठीक है ना, इसलिए वजह से। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो ये वाला डायग्राम आप एग्जाम में बना के आना, वो तो मैंने इसलिए बनाया आपको फील हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर एफ ही लगा, इधर क्या लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है, और स्ट्रिंग के अलोंग क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, इस तरीके से 3 फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। अब हमें इन 3 फोर्स को इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि इसके बाद जा नहीं रही है, तो किसमें आ गई, इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम, इसी का हम फायदा उठाएंगे। अगर ये इक्विलिब्रियम में तो नेट क्या होना चाहिए, 0। तो अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं आपको, आप तो एक कॉम्पोनेंट मेथड को हमेशा यूज किया करो। तो कॉम्पोनेंट मेथड में क्या सिखाया होगा आपको कि पहले आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए जिससे कि मैक्सिमम फोर्स किसके अलोंग आ जाए, एक्स और वाई के। तो मैं ऐसा सिस्टम ले रहा हूं, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा एक्स हो गया। तो आपको पता है कि केवल इसके और इसके कंपोनेंट नहीं लेने, केवल इसका कंपोनेंट लेना है। ये एक्स के अलोंग आ रहा है और ये वाई के अलोंग आ रहा है, तो इसके कंपोनेंट नहीं लेने हैं। तो इसके लिए हमें इसका एंगल पता होना चाहिए, थीटा, ठीक है, इसका एंगल ये पता होना चाहिए, थीटा। तो इस थीटा को पता लगाने के लिए आप जानते हो तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट इसका ये वाला, आप जानते हो यहां से थीटा बनाता है फोर्स, वहां पे उसका कॉस जाता है और कॉस वाले के परपेंडिकुलर साइन जाता है, बीच में आना चाहिए। ये आपको पहले ही सिखा चुका हूं मैं बेसिक में, बेसिक वाला आप वीडियो देखें, टी साइन थीटा। अभी इस पर 3 फोर्स थे, अब इस पर कितने फोर्स हैं, 4 फोर्स से क्या पता लग रहा है आपको, ये आंसर मिल गया कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों है। इस W को बैलेंस कर रहा है टी कॉस थीटा, कैंसिल आउट कर रहा है, और इस एफ को बैलेंस कर रहा है टी साइन थीटा, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो
फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉब, ठीक है, तो टी कॉस थीटा इसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू के, इक्वेशन फर्स्ट, और टी साइन थीटा इसके इक्वल हो जाएगा एफ ई के, इक्वेशन सेकंड। अब एग्जामिनर बस आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया मेरा टेंशन निकाल दो। अब खुद दिमाग लगाओ, इसका मैथ चलेगा, क्या चलेगा, मैथ। टेंशन को अगर पता लगाना है तो ये थीटा हटाना पड़ेगा। तो आपको ये सिखाया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो इक्वेशन फर्स्ट का मैंने स्क्वायर किया और इक्वेशन सेकंड का भी स्क्वायर किया और उन्हें ऐड कर दिया, ठीक है। तो टी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर किया है और ऐड किया तो राइट साइड में भी स्क्वायर और ऐड करेंगे तो एफ ई स्क्वायर। तो यहां से टी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 10th क्लास से पढ़ा है आपने, 1 होता है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। तो टी की वैल्यू यहां से क्या आ गई डियर, टी की वैल्यू आ गई अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। तो मैं डेरिवेशन पूरा ले आया कि नहीं ले आया। डब्ल्यू आप जानते हो कितना होता है एम जी, और एफ ई कितना होता है क्यू ई, ठीक है ना। और अगर आप, सबसे अच्छी बात ये होती है कि डब्ल्यू और एफ ई पहले ही निकाल के रख लो, क्योंकि इसलिए उसमें कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और चाहो तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट करके रख लो, जैसे डब्ल्यू में पहले कैलकुलेट कर लूँ, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो डब्ल्यू एम कितना है 8 इंटू 10⁻⁻5 और जी कितना है 10। तो डब्ल्यू कितना आ गया 8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। चलो एफ ई कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ई कितना होगा क्यू इंटू ई, ठीक है। तो एफ ई क्यू कितना है बेटा, क्यू हमारा है 2 इंटू 10⁻⁸ और ई कितना है ई 20 है ना। ई की वैल्यू कितनी है 20 किलो 10⁻³ वोल्ट अपॉन मीटर, तो 10⁻³ तो एफ ई कितना निकल के आया बेटा, ये 5 4 बचा, 2 2 जा 4, 10⁻⁻4 न्यूटन। तो आप ये डायरेक्ट रख सकते हो ना, तो या तो यहां से कर लो, ये हटा दो, है ना, मैंने पहले निकाल के रख लिया है। तो T इक्वल टू वैल्यू पुट करनी है बस। W की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻4, 8 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर प्लस, और एफ की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो टी यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, देखो आप ध्यान से 10⁻⁴ कॉमन बाहर आ रहा है, और आप देखो 4 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 4 दोनों में कॉमन आएगा तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 बार आ गया। अब यहाँ क्या बचा अंडर रूट के अंदर बचा, यहाँ बचा बेटा कितना, पूरी तो बाहर लिया है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा, 4 का स्क्वायर बाहर लिया तो 2 का स्क्वायर बचा है कि नहीं बचा, यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4 बचा है, यहाँ +1 बचा है, यानी आंसर कितना आ गया टेंशन 2√5 10⁻⁻4 न्यूटन। इतना टेंशन इस पर लगेगा। आप चाहो तो √5 की वैल्यू रख देना, तो देखो 8.8 लगभग आ जाएगा। अगर √5 आपको पता है तो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन था, क्लियर है ना। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, एक एक चीज क्लियर है, 11th क्लास हमारी थोड़ी सी अच्छी है, तो हम 12th क्लास में आने वाली जितनी भी 11th के कॉन्सेप्ट हैं उनका यूज करके इजीली 12th क्लास की प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व। ये कोई 12th क्लास और 11th क्लास की प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल एक न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम है। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा होगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। बस इसमें एक नई चीज बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे क्या किया जाता है, काउंटर किया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये आपको करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछी हैं। चलो मैं करा देता हूं, वैसे तो मैंने सारे डेरिवेशन वहां करा दिया है, इसको कर लो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से इसको कर लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा
कॉम्पिटिशन लेवल का है। फिर उसके बाद हमारा इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 को जरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, क्लियर। तो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन कराने से नहीं भागूंगा, बस मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि आपका वीडियो लंबा हो जाता तो फिर आप भाग जाते हो, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर व्यू जाएं, ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता है, ठीक है। तो इसको देखें जरा अच्छे से, और फिर मज़ा आता है कि हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेहनत करने का फल मिल रहा है ना। कम से कम हम वैसे नहीं पढ़ा पा रहे तो इंडिया को ऐसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम is released from rest in an electric field of 1.2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो अभी आपको ना तो अपवर्ड सोचना, डाउनवर्ड सोचना, कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। तो एक पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ले लूं, ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये दे रखी है। एक पार्टिकल है जिसका मास 1 ग्राम है, एक पार्टिकल है इसका मास 1 ग्राम मतलब 10 टू दी पावर माइनस 3 kg, ठीक है। आ जाओ, और उस पर चार्ज दे रखा है 10 टू दी पावर माइनस नहीं 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 कूलम, ये दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा मैं छोटा लिखा है तो दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको। बढ़े आगे, अब जरा दिमाग से सोचो, पूछ क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। अलग अलग पूछा, कैन ऑफ दीज फोर्स बी निगलेक्टेड एंड कंपेरिजन विद द अदर फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, ठीक है, कंपेरिजन कर लेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब निगलेक्ट करने के बाद ये सब कुछ काम करना है, ठीक है। तो अब अपन चाहें तो ई को अपवर्ड डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि ई के बारे में उसके बारे में चर्चा चल रही है, किस कारण, ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पता तो उसके बाद ही चलता है। चलो, है ना, ई को मैं नीचे ले लेता हूं, ठीक है, ई को मैं नीचे ले, ई की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो अभी यहाँ से हटाने पड़ेंगे, ठीक। अब इस पर वेट लगेगा नीचे mg, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, क्यू कैसा है, पॉजिटिव 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन पर कूलम, सॉरी कूलम। तो फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहाँ लगेगा, नीचे। तो दोनों फोर्स नीचे लगेंगे, और कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा, Q इंटू ई। तो दोनों निकाल लेते, कंपेयर हो जाएगी, पहले तो कंपेरिजन कर लेते हैं ना। तो W इक्वल टू mg से, मास कितना है इसका, मास दे रखा है इसका सर 1 ग्राम 10 टू दी पावर माइनस 3, और जी मान लो 10 ले लिया, तो 10 टू दी पावर माइनस 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 10 टू माइनस 2 न्यूटन का, तो एफ ही 10 टू माइनस 2 न्यूटन का क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी या वेट, कुछ भी बोल दो उसको। एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू कितना 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। 2.5 इंटू 10 टू माइनस, ये प्लस है यार, ये प्लस है, इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, है ना। ये न्यूटन है तो इसको न्यूटन छोड़ो, कूलम छोड़ो, और इसको क्यू इंटू ई रख दिया। तो 10 टू माइनस 4 से 10 टू माइनस 4 गया, तो बेटा एफ ई कितना आया, एफ ई आ गया 12 5 जा 60 और कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30, और 2 जीरो तो लगभग क्या परफेक्ट आया है 3 न्यूटन। तो बताइए 3 न्यूटन बढ़ा है कि 10 टू माइनस 2 न्यूटन बढ़ा है। तो एफ ई ग्रेटर देन डब्लू, तो डब्लू विल बी निगलेक्टेड, इसलिए डब्लू को निगलेक्टेड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो डब्लू को हम निगलेक्टेड करके चलेंगे। तो अब ये तो निगलेक्टेड हो गया, आप ध्यान से देखो, इसे तो हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट। अगर इसे निगलेक्ट कर दिया तो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कराएगा, तो एक्सेलरेशन ओनली प्रोवाइड कराएगा कौन, एफ ई। तो याद करो, तो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कराएगा, एफ ई, तो एफ ई बाय एम। तो एफ ई कितना 3 और एम कितना इसका, एम 10 टू द पावर माइनस 3,
ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, पहला शायद हो गया ना, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल लिया। कैन वन ऑफ दीज फोर्स निगलेक्टेड, किस फोर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है ना, तो W को निगलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर, तो हमने देख लिया। और फिर क्या निकालने की बोल रहा था हमसे, फोर्स मेरा 3, और वो आप जानते हो 9.8 इसलिए बोल रहा है कि हमने 10 रख दिया, यहाँ 9.8 रख दोगे तो 9.8 × 10⁻³ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो मैं 10 रख दिया अप्रोक्स, क्योंकि आप जानते हो 10⁻², तो निगलेक्ट तो वही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो ए क्वेश्चन का आंसर हुआ है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, है ना, 40 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया, तो टाइम का वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, तो बी क्वेश्चन, तो टाइम वाला क्वेश्चन क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना है 0, तो s कितना हो जाएगा, t कितना हो जाएगा 2s अपॉन a अंडर, तो t 2 और s कितना है, s कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, s कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻², और एक्सेलरेशन कितना आ गया हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन 3 इंटू 10⁻3, तो 3 इंटू 10⁻3, ठीक है, तो t इक्वल टू कितना हो गया 8/3, एक 10 से कट गया, है ना, ऊपर जाएगा 10⁻4, तो 10⁻2 बार आ जाएगा, तो ये आ गया √2 पॉइंट, ठीक है, 2.32 जा 6 और 2 बचा 3, 6 जा 18, 2.6 इंटू 10⁻2, तो 3 का 1 पॉइंट कुछ होता है तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना, उतना ही आंसर लिखा हुआ, कितना लिखा है 1.63, ठीक है, तो अप्रोक्स 1.63 इंटू 10⁻2 सेकेंड। तो सिंपल है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें कर चुके हैं सर पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, सी क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सब बता दिया बेटा, आपको जनरलाइज कर दिया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू 0 है तो ए टी, तो v इक्वल टू ए कितना था, कहाँ गया, कहाँ रखा हमने, ए रखा 3 इंटू 10⁻², और टाइम आ चुका है 1.63 इंटू 10⁻², कितना आ गया 3 3 जा 9, ये तो कट गया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, है 40 डिस्टेंस है वो तो, अरे 1 हाउ लॉन्ग, अच्छा व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस, 49 कैसे हो रहा है, हाँ 49 कैसे हो रहा है, ये कितना है 3 इंटू 10⁻3, ठीक है, तो गलत हो गया 3 इंटू 10⁻3, तो एक 10 बच गया होगा, एक 10 बच गया है, इसलिए ये आ गया 48.9, 48.9 मीटर पर सेकंड को अप्रोक्सीमेटली 49 मीटर पर सेकंड लिख दोगे, वही मैं बोलूँ क्या चक्कर चल रहा है यार। ठीक है, आगे, आगे नहीं पीछे, पीछे क्या पूछा है, हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता ही है, W इक्वल टू एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, आप जानते हो एफ और एस के बीच का एंगल इस समय क्या है 0, जिधर ही फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा यहाँ पर क्या है इन दिस केस 0, और थीटा इन दिस केस 0 है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस, तो फोर्स कितना है, फोर्स आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसको निगलेक्ट कर चुके हैं, तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एस कितना चल रहा है, ये एस हम यहाँ निकाल चुके हैं, एस कितना बोल रहा था यार, एस 40 इंटू 10⁻², है ना, यही है ना एस, एस 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 कहाँ गया एस, अरे कहाँ है एस 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर 40 इंटू 10⁻²,
ठीक है, ये रहा। तो कितना आंसर आ गया, 3 4 जा 12, 10 टू दी पावर -1, तो 1.2 जूल, तो इतना चलेगा। ठीक है ना, इतना वर्क डन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। ठीक है, ये आप खुद करना है ना। मस्ट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग मोमेंट्री रेस्ट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा काइनेमेटिक्स का देखना। तो ये होमवर्क दे रहा हूं मैं इसको, है ना, ये आप करके देखना होमवर्क। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, तो मैं करा दूं। ये क्वेश्चन आप चाहो तो कर लेना, नहीं तो फिर मैं कराऊं इसको, क्योंकि यह 2D मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह काम कर रहा है। तो इसको मैं करा देता हूं, चलो आपको, है ना, जिससे आप कर नहीं पाओगे। हर बच्चा नहीं कर पाएगा, कुछ कर लेंगे, कुछ को डर लगेगा, लेकिन डरने वाली बात है नहीं। अगर थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन और 2D मोशन की, प्रोजेक्टाइल नहीं बोलो, 2D मोशन की अगर थोड़ी सी नॉलेज है कि 2D को कैसे हैंडल किया जाता है, तो आराम से हो जाएगा। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन 2 पैरेलल चार्ज प्लेट एज शो इन फिगर। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव है और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव है। तो आपको ये पता लग गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये भी प्रूफ हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है ना, आगे जाके अभी, है ना। तो वो आप अपने आप समझ में आ जाएगा। इस प्लेट की जो लेंथ है वो L है, यानी इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक लेंथ L है। कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद अ स्पीड v0। सिमेट्रिकली कैसे, सिमेट्रिकली का मतलब हो गया कि बिल्कुल बीच में से गया है, यानी अगर ये डिस्टेंस d/2 है, d है तो ये d/2 होगा। प्लेट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है क्या कुछ, हाँ 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 हाँ, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट L नहीं दे रखी, तो ठीक है, अपन d/2 माना, ये दी नहीं है ना, ये हमने लेफ्ट माना है। ठीक है, ये गिवन है। अब एक पार्टिकल जो आ रहा है वो v0 से आ रहा है, एक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कितने से एंट्री कर रहा है, v0 से एंट्री ले रहा है। अभी तक आप क्या देख रहे थे, अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें आपका जब चार्ज पार्टिकल या तो ई के अलोंग चल रहा था या ई के अपोजिट चल रहा था। ठीक है, अभी ई के परपेंडिकुलर डाला है, देखो आप 90 डिग्री एंगल पर डाला है। तो t=0 पर ये सिचुएशन है इसकी, t=0 पर मतलब जब आपने देखना चालू किया तो ये सिचुएशन है। तो वो बोलना क्या चाह रहा है कि द लेंथ फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड, मतलब जब फील्ड से बाहर निकलेगा तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। एक्चुअली में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये कैसे जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता। अभी क्या होगा, अभी इस बॉडी पर जैसे एंट्री करेगा, इस बॉडी पर क्या लगने चालू हो जाएगा, फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe q × ये फोर्स लगेगा। इस फोर्स के कारण ये क्या करेगा, ऊपर उठना चालू करेगा इस तरीके से, धीमे 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 यहां पहुंच गया इस तरीके से, ये इस तरीके से यहां जैसे ही यहां एंटर करेगा, यहां एंटर करेगा, अब ये जिस जगह होगा वहीं से उसी स्पीड से निकल जाएगा। ये मान लिया v, तो v0 तो नहीं रहेगी स्पीड। अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी v, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, ऊपर, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है इसलिए एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है। और mg क्या है, निगलेक्ट है, mg क्या इस समय निगलेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो mg की बात नहीं चेक करेंगे अपन लोग। ठीक है, एनी डाउट। तो हर एक जगह यहां कहीं पे भी इस पर हमेशा फोर्स ऊपर लगेगा इस तरीके से। तो आपने देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे जी नीचे लग रहा होता है हर जगह, वैसे यहाँ पे एफ ही ऊपर लगेगा। तो सेम प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, अगर इसे उल्टा कर दूंगा तो वैसा ही दिखेगा, कैसे आपने छोड़ा ऐसे गिर रहा है मान लो, तो ये ऐसे ही प्लेट की तरफ गिर रहा है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो ये कहानी कब की है, t=t की। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं इस तरीके से, तो जाना कहां था उसे, इस तरीके से, है ना, और गया कहां है, इस तरीके से। तो ये जो एंगल है दिस इज डेविएशन, तो हमें यही एंगल निकालना है।
ये दिस एंगल या दिस एंगल, एक ही बात है, यही थीटा हमें फाइंड करना है। अब जरा दिमाग से सोचें, 2D को कैसे सॉल्व करते थे? 2D को सॉल्व करने के लिए उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग सॉल्व करते थे और फिर उसे टाइम से हम क्या कर देते थे, मिक्स कर देते थे टाइम का यूज करके। तो आप जानते हो v का कंपोनेंट लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट vx, अगर मैं इसको x डायरेक्शन बोलूं और इसको y डायरेक्शन बोलूं तो ये कंपोनेंट vx और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा vy, है ना, vx और vy। नहीं डाउट दिया? तो आप जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन vx, ये सीखा था वेक्टर के अंदर और वहां ही बताया था। यानी आपका थीटा आ जाएगा यदि आपको vy और vx आ जाएगा तो ये हमारा टारगेट है ना। अगर जिस दिन ये पता लग गया vy और vx, उस दिन थीटा पता लग जाएगा। तो vy और vx कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए आपको आपके टीचर ने एक टेबल बनवाना सिखाया होगा कि बेटा x डायरेक्शन में अलग कर लो, और नहीं सिखाया तो यहां देख लो, x डायरेक्शन अलग, y डायरेक्शन अलग, ठीक है। x डायरेक्शन और y डायरेक्शन क्या अलग कर लें सर? वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप बताइए u कितना है x डायरेक्शन में? v0, y डायरेक्शन में u कितना है? 0, दिया ही नहीं है। एक्सेलरेशन कितना है x डायरेक्शन में? 0। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? ए ई नाम दे देता हूं, ए ई। तो हम निकाल लेते हैं, है ना, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, पहले ये निकाल लेते हैं इन वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जब तुम निकालोगे कैसे निकालो? ए ई एफ ई वाई एम, ठीक है ना। तो एफ ई कितना है? क्यू ई, ई क्यों लिख रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन इसलिए, है ना। तो क्यू ई बाय एम, ठीक है, क्यू ई बाय एम। अभी हम वैल्यू बाद में रख लेंगे, है ना, वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया क्यू ई बाय एम। अब मुझे क्या निकालना है एक्चुअली में? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो निकाल लेते हैं, अगले उसमें जाना पड़ेगा हमें। तो ध्यान से देखना, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यहां से लेके यहां तक का टाइम तो पता नहीं है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इन डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स यू एक्स कितना है? वी नॉट, और ए एक्स कितना है? 0 है ही नहीं, तो टी का यहां यूज नहीं हुआ, टी की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये आ गया वी एक्स इक्वल टू वी नॉट। ये तो एक्स डायरेक्शन की बात हो गई। अब देखो जरा, एक्स डायरेक्शन में यू कितना है? वी नॉट, है ना, और वाई डायरेक्शन में यू 0 है, ठीक है ना, और ए एक्स डायरेक्शन में 0 है और वाई डायरेक्शन में ए ही है, ठीक है। ये 2D मोशन में आपने पढ़ा हो, मैं चाहता हूं डायरेक्ट कर देता, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब देख जरा ध्यान से देखना, इसको मैं ए ई ना करके ए वाई कर देता हूं ना, ए वाई, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने आपको, जैसे ये मैं बोलूं यू एक्स वी नॉट है ना, ए एक्स 0 है ना, ए एक्स है ना, ए एक्स 0 है, और यू वाई 0 है, और ए वाई है ना, ए वाई ए ई है ना, ए ई मतलब क्यू वाई एम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ए वाई आ गया हमारा, है ना, ये निकाल लिया मैंने, ए वाई क्यू ई वाई एम, ठीक है, इस तरीके से बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें वी वाई निकालना है। क्या निकालना है बेटा? वी वाई। तो आप क्या करोगे? जैसे ही वी वाई का फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो आप क्या लगाओगे? वी वाई का फॉर्मूला। जैसे आप वी वाई का फॉर्मूला लगाओगे भी अटक जाओगे आप। वी वाई इक्वल टू यू वाई ए वाई इंटू टी, अपने आप अटकोगे। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, यू वाई कितना है? 0, तो वी वाई इक्वल टू ए वाई कितना है? क्यू ई वाई एम, और टी अभी आ गया क्या आंसर? नहीं, क्योंकि टाइम हमें पता नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम को जरा ध्यान से देखो, इस पार्टिकल को यहां से देखो, ये पार्टिकल चला कैसे होगा? पहले एक्स चला है, फिर वाई चला, तभी तो यहां पहुंचा है, तो इसका मतलब साथ में चला है।
तो जितना टाइम उसे अपवर्ड डायरेक्शन में चलने में लगा है उतने टाइम इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने में लगा है, तो सेम टाइम लगा है। और आप जानते हो कि 2D मोशन का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जितना वो हॉरिजॉन्टल मोशन करता है उतनी टाइम में ही वो वर्टिकल मोशन करता है, इसलिए वो दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइन। और हम उसी हिसाब से ट्रेजेक्ट्री भी निकालते हैं, आपको याद होगा कि ट्रेजेक्ट्री भी हम उसी तरीके से निकाला करते थे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं इसकी क्या निकालने, टाइम निकालने। तो टाइम इन टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल ऑलवेज इक्वल टू इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये आपको पता है, मैं बस लिख रहा हूं, है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है ना। इन वर्टिकल डायरेक्शन ये हमको पता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में कैसे चला है, कितनी डिस्टेंस, एस इक्वल टू यू एक्स हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स कितना है, एल, एल दे रखा है, लेंथ ऑफ प्लेट एल। यू एक्स कितना दे रखा है, वी नॉट। ए एक्स 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो टी कितना आ गया, एल वाई वी नॉट। तो टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड। पुट वैल्यू ऑफ टी, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख दो, तो वी वाई क्यू ई वाई एम, बस क्वेश्चन होने वाला है टी एल वाई वी नॉट। तो कितना आ गया, क्यू ई एल एम वी नॉट, ठीक है ना। अब क्या, वी नो दैट अभी अपन थोड़ी देर पहले देखे हैं, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो टेन थीटा इक्वल टू वी वाई कितना है, क्यू ई वाई एल, क्यू ई एल एम वी नॉट, और वी एक्स कितना है, वी नॉट। तो वी एक्स वी नॉट यहां रख दो। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया बेटा क्यू ई एल एम वी नॉट स्क्वायर, थीटा हो गया टेन इनवर्स। अच्छा क्यू दे रखा क्या एग्जाम में क्वेश्चन वाले ने, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, तो क्यू ई की इक्वल हो जाएगा, तो क्यू ई की इक्वल हो जाएगा, तो ई एल एम वी नॉट स्क्वायर, दिस इज अ डिफ्लेक्शन आंसर। तो आप देख रहे हो कि पहले मैंने क्या पता लगाया, पहले मैंने आपसे ये कहा कि हमें करना क्या है। तो जैसे आपको ये पता लग गया कि करना क्या है, करना वी वाई और वी एक्स है, वैसे ही आप कहां घुस गए, पूरा का 2D में घुस गए। तो आप देख रहे हो एक्चुअली में क्वेश्चन 12th क्लास का नहीं है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 11th क्लास का है। बस 12th क्लास में तो उसने क्या किया है कि 11th में आप अंडर ग्रेविटी ले जाते थे और यहाँ पे अंडर इलेक्ट्रिक फोर्स ले जा रहे हो, बस ये चेंज आया है ओनली। पूरा प्रोसीजर जो है वो 11th क्लास का, जिस बच्चे ने 11th क्लास को अच्छे से किया है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, और जिस बच्चे ने 11th क्लास पढ़ी ही नहीं है, डायरेक्ट 12th में आ गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो उसे लगेगा कि एग्जामिनर ने एग्जाम जो है बहुत ही कठिन है, इस साल का पेपर आया है बहुत टफ आया है, ठीक है ना, ये बोलेगा वो, ठीक है। एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए। तो ये इसका न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने केवल किसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखे हैं, एफ इक्वल टू क्यू ई के ऊपर न्यूमेरिकल देखे हैं, और एफ इक्वल टू क्यू ई को किस तरीके से 11th क्लास में यूज किया गया है ये भी हमने यहां पर जाना और देखा, ठीक है। अब हम अगला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इसको मैं यहीं स्टॉप करूंगा, इसी वीडियो को, इस वीडियो के बाद अगला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इसका पार्ट 2 नाम कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है बेटा।